नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हमें आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ना है। अभी तक हमने 9 वीडियो बनाए हैं या 9 लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट किया है। यदि आप मेंस की यूनिट इकाई सेकंड देखते हैं और वहाँ प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, तो जब तक आप ये 9 वीडियो को पढ़कर इसके नोट्स नहीं बनाते हैं, आपको प्रागैतिहासिक काल मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों जगह ही दिक्कत होगी। हमने बहुत अच्छे से इत्मीनान से और एक एक चीज़ को वहाँ स्पष्ट रूप से क्लियर करते हुए सारे फैक्ट दिए हैं आपको। आज हमारा आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में टॉपिक है। इसके परिभाषा तो हमने आपको पहली क्लास में ही बताई थी कि पुरातात्व जैसे प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसमें हमें केवल पुरातात्विक एविडेंस ही मिलते हैं, केवल वही है हमारे पास उसको लिखने के लिए। और आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास पुरातात्विक एविडेंस और लिखित साक्ष्य दोनों ही रहते हैं, परंतु लिखित साक्ष्यों को हम यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार के हम पीरियड को, काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल को हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता को और वैदिक काल को देखते हैं। अब प्रश्न आता है, तो क्या हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में सिंधु सभ्यता को पढ़ाएंगे? तो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता आपके भारत के उत्तर पश्चिम में है। इसको भी हम स्पष्टीकरण आपको मैप के द्वारा करेंगे कि क्यों हम इसको एमपी में नहीं देखेंगे। क्या एमपी में इसके हमें कोई भी सबूत या साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहीं वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल को भी आपको याद हो तो 2 भागों में ही हम उसको डिवाइड करते हैं। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा हम उत्तर वैदिक काल के रूप में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल को हम 1500 बीसी से लेकर हम 1000 बीसी के मध्य देखते हैं, और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से हम आपके 600 बीसी के मध्य उसको हम देखते हैं। अब क्योंकि ऋग्वैदिक काल के भी हमें कोई भी एविडेंस एमपी में नहीं मिले हैं। वजह क्या है? क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल के मानव थे या आर्य थे वो सतसेंधव प्रदेश पर निवास करते थे। सतसेंधव प्रदेश पर निवास करते तो एमपी में उनका कोई भी हमें एविडेंस नहीं देखने को मिलता है, हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ मैप से हम आपको वो भी स्पष्ट करेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ ही बचा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो मानव था या आर्य थे वो गंगा यमुना द्वाब और दक्षिण में नर्मदा को पार किया था, तो इसके कुछ एविडेंस हमें यहाँ देखने को मिलते। फिर भी हम उस तरीके से यहाँ उत्तर वैदिक काल को नहीं देखेंगे, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन इस तरीके से नहीं देखते हैं इसको। हम यहाँ कुछ तथ्य जानते हैं कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, और इसके बाद यानी कुल मिला के वैदिक काल को भी हम एक सरसरी जितना एमपी के दृष्टिकोण से जरूरत है उतना ही देखते हैं। इसके बाद हम अनुश्रुति आधारित इतिहासों को देखते हैं, जिसमें पुराणों और महाकाव्यों में जो अनुश्रुति बातें हैं, जिसमें प्रमुख राजवंशों की चर्चा होती है, जैसे कारोस वंश, आपका इक्ष्वाकु वंश, आपका एल्ब साम्राज्य, इन सब को हम डिटेल से देखेंगे। इसके बाद कुछ महाकाव्यों में जैसे रामायण महाभारत में कुछ उल्लेख हुआ है एमपी के संदर्भ में, तो उनको देखेंगे। यानी जिस तरीके से हमें सिलेबस है और जितना भी एमपी के संबंध में जानकारी उपलब्ध है हम वो सारी यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आप जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमने जो अभी तक आपके 9 लेक्चर लिए हैं उसमें वो प्रागैतिहासिक काल से ही संबंधित थे। अब जो भी यहाँ से सीरीज बनाएंगे कंटिन्यू में ही रहेगी, संभवतः 2-3 क्लास होंगी। इसमें हम आपका आद्य ऐतिहासिक काल वो अनुश्रुति आधारित इतिहास को भी देखेंगे, जिसमें हम कारोश वंश वगैरह को भी कंप्लीट करेंगे। इतना करने के बाद हम महाजनपद काल की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, चेदी और अवंती। तो सारा हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कर। अब क्योंकि क्लास आज की आपकी आद्य ऐतिहासिक काल की है तो पहले उसको स्पष्ट करेंगे नोट्स के रूप में। इसके बाद हम ये बताएंगे कि सिंधु सभ्यता को हमें क्यों एमपी में नहीं पढ़ना है, हमें वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के भी कोई एविडेंस नहीं मिले, क्यों नहीं मिले वो भी स्पष्ट करेंगे, और उत्तर वैदिक काल में जो जो हमें जानना है वो भी आपको बोर्ड पर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक काल। पहले तो इसकी हम परिभाषा को स्पष्ट करेंगे क्या है ये। तो आद्य ऐतिहासिक का आशय है, इसमें पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य हमें दोनों प्राप्त होते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य को हम क्या नहीं कर पाते हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। उसी काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल बोल जाते हैं। अब इसको हम लिखते हैं लैंग्वेज में। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य
लिखित साक्ष्य दोनों ही मिलते हैं, दोनों ही मिलते हैं। परंतु लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, नहीं पाते हैं। इस काल को हम क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल बोल जाते हैं। ठीक, अब ये तो आपने एक डेफिनेशन जानी। अब आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में हम वो देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या है बेसिकली। तो आप एक सब हेडिंग यही रख लें, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अगला देखें आप, आदि ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हम दो चीजों को देखते हैं। एक तो पहले हम सिंधु सभ्यता को देखते हैं, दूसरा हम इसी के अंतर्गत देखते हैं दूसरा पोर्शन को, वैदिक काल। हम वैदिक काल को यहां देखते हैं। और सिंधु सभ्यता का जो आपका टाइम पीरियड है 2350 से हम इसको 1750 बीसी के मध्य इसको हम देखते हैं। वैदिक काल को भी यदि समय हम देखा जाए तो 1500 बीसी से हम 600 बीसी के मध्य इसको मानते हैं। और वैदिक काल को भी हम दो भागों में देखते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका समय देखा जाए तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य, और उत्तर वैदिक काल का समय देखा जाए 1000 बीसी से 600 बीसी के मध्य। ये दोनों चीजें हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं। अब क्योंकि हमें एमपी में सिंधु सभ्यता के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिलेंगे अभी हम उसको आपको मैप में स्पष्ट करेंगे क्यों हम सिंधु सभ्यता को एमपी में नहीं पढ़ेंगे। अभी तो आप ये लिख लें यहाँ, मध्य प्रदेश में कोई भी मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। क्या लिख लेंगे आप? मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता से कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। अब जब कोई भी एविडेंस ही नहीं मिला तो हम इसको एमपी के हिस्ट्री में नहीं देखते हैं इसको। बाकी हम जब भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं, कुशाग्रही इस पे हमारे भारतीय इतिहास के कई वीडियो पढ़े हैं, तो वहाँ हमने महाजनपद काल तक कराया, तो वहाँ हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ भी लिखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं अभी भी इसको भी स्पष्ट करेंगे हम। उत्तर वैदिक काल के हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे। वैसे जो भी होगा उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में हम एमपी के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, उनको हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। अब हम आपको यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम जैसे लिखा हमने कि सिंधु सभ्यता इस काल से संबंधित नहीं है, यानी एमपी में इसके एविडेंस नहीं मिले हैं। तो क्यों नहीं मिले हैं उसको हम अभी आपको बोर्ड पर स्पष्ट करते हैं, ताकि आपके मन में वो प्रश्न ना रहे कि क्यों हम यहाँ सिंधु सभ्यता को नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना? चलिए ये इसको आप रफ करते हैं हम। आपने जाना कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किन किन चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब एक आप सब हेडिंग डाल लें, उससे ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। ऐसा डाल लें आप, सिंधु सभ्यता को या सिंधु सभ्यता के
मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता के कोई भी साक्ष्य हमें यहां देखने को नहीं मिले हैं। तो प्रश्न आता है क्यों नहीं? प्रश्न आता है क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? एक विद्यार्थी के रूप में ये प्रश्न आना लाजमी है। अब इसी को हमें स्पष्ट करने वाले हैं कि क्यों नहीं मिले। तो आप देखें, सिंधु सभ्यता कहां देखने को मिलती है? भारत के उत्तर पश्चिम में। ये आप भारत को देखिए आप, तो सिंधु सभ्यता बेसिकली कहां देखने को मिलती है? त्रिभुजा का आकार में है और पाकिस्तान का लगभग पूरा हिस्सा कवर करती है। और मध्य भारत में कहां कहां उसकी रेंज है? तो यहाँ एक उसका उत्तरी सीमा देखी जाए तो जम्मू कश्मीर के मांडा, और पश्चिमी सीमा यदि हम देखते हैं उसकी, तो पश्चिमी सीमा उसकी है बलूचिस्तान, और एक आपकी यहाँ दैमाबाद देखा जाए तो ये दैमाबाद उसकी दक्षिणी सीमा है। और पूर्वी सीमा देखा जाए तो भली उसकी पूर्वी सीमा कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो ये एमपी जे क्या है सिंधु सभ्यता का हम आपको रीजन बता रहे हैं। ये पहले 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी, बाद में और खुदाई वगैरह हुई तो अब 20 वर्तमान में जो इसका क्षेत्र आता है 20 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मांडा एक जगह है, यहाँ चनाब नदी इसका एक उत्तरी बॉर्डर बनाता है, चनाब नदी। और यहाँ यूपी में आलमगीरपुर ये बन जाती है इसकी पूर्वी सीमा। और यहाँ एक नदी है हिडन नदी, तो पूर्वी सीमा यदि नदियों के हिसाब से देखा जाए तो वो हो गया। अब दक्षिणी सीमा हम देखते हैं तो दैमाबाद है, यहाँ दैमाबाद है। और नदी गोदावरी है, जनरली आप गोदावरी ही देखते हैं, पर जब हम सिंधु सभ्यता को डिटेल में देखते हैं तो देखते हैं वो गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी है, वो है उसका दक्षिणी सीमा। क्योंकि प्रवरा नदी इतनी फेमस नहीं इसलिए गोदावरी हम उसको मान लेते हैं। ये आपका जो है ये बलूचिस्तान है, इसका सुत कांगे डोर। और यहाँ आपकी दास्क नदी है एक। तो ये एक्चुअली में ये पूरा रीजन जो हुआ, ये यहाँ से इसकी 14 किलोमीटर दूरी है और यहाँ से 16 किलोमीटर इसकी दूरी बनती है। यदि हम पानी वाले मार्ग से मिला जाए तो 1300 किलोमीटर बनता है। अब प्रश्न आता है सर हम इसको एमपी के संदर्भ में क्यों नहीं देखते हैं? यानी आपने बोल दिया कि हम सिंधु सभ्यता को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो वजह क्या है? तो आप देख रहे हैं जो हमने सिंधु सभ्यता का आपको क्षेत्र क्लियर कर दिया है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश को हम भारत के बीचों बीच है, इसको हम बीचों बीच एक रफली डायग्राम बनाते हैं यहाँ समझाने के दृष्टिकोण से। अब आप देखें ये है आपका एमपी, इसी तरीके से है कुछ। अब एमपी से ये सिंधु सभ्यता जो जनरली फैली है वो इस तरीके से हो, तो यहाँ एमपी में हमें से कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ते हैं। इसका उत्तर ये है क्योंकि एमपी जो है आपका मध्य प्रदेश, इसमें हमें सिंधु सभ्यता को नहीं देखना है, जबकि सिलेबस में आदतः से काल है। फिर भी क्यों नहीं देखना है? क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु सभ्यता फैली हुई है। ठीक, एक आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम दूसरा देखेंगे वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के एविडेंस भी यहाँ नहीं मिले, हमने वो वाली बात भी आपको बताई है, तो वो भी हम इसी तरीके से आपको मानचित्र से स्पष्ट करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लें। बाकी सिंधु सभ्यता को यदि आपको पढ़ना है तो कुशाग्र चैनल पर हमारा भारतीय इतिहास का पोर्शन डला हुआ है, आप उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता में मध्य प्रदेश से कोई साक्ष्य नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, जो उसका आंसर है।
ये उसका उत्तर दे दिया हमने डायग्राम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मैप से आपने स्पष्ट समझ लिया कि अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, वैदिक काल को हम भी अपने आपने बताया कि इसके अंतर्गत हम वैदिक काल को भी देखते हैं। इसके अंतर्गत हम अभी वैदिक काल को भी देखते हैं, यही हमने बताया था आपको। और वैदिक काल को भी हमने आपको स्पष्ट किया, हम इसको दो भागों में देखते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हमने देखा है उत्तर वैदिक काल। सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर यदि कंसेप्ट एक बार आपके दिमाग में आ जाता है तो हिस्ट्री से सरल कोई विषय है ही नहीं है। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसका समय अभी अभी हमने डिस्कस किया है। 1500 BC से लेकर हम इसको 1000 BC के मध्य देखते हैं, और यहाँ हम इसका समय देखते हैं 1000 BC से हम देखते हैं इसको 600 BC के मध्य। ठीक है, हमने बोला है कि ऋग्वैदिक काल के कोई भी सबूत या मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये हमने अभी बताया है। फिर उसी तरीके से लिखेंगे आप, क्यों नहीं है, तो इसको भी हम अभी क्या करेंगे, फिर से आपको स्पष्ट करेंगे क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप देखें, फिर से हम एक छोटा सा भारत का चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये अब भारत देख लिया आपने। अब क्योंकि ऋग्वैदिक काल के जो अब यहाँ कुछ हम उसकी विशेषताएं भी आपको बताते रहेंगे, यहाँ उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं भी स्पष्ट करते रहेंगे। पहला, ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ के जो आर्य हैं उनका निवास स्थान सतसेंदव प्रदेश तक है। सतसेंदव प्रदेश क्या है देखते हैं। यहाँ के आर्यों का या आर्यों का, क्योंकि आर्य थे, आर्यों का निवास स्थल सतसेंदव प्रदेश था। सतसेंदव प्रदेश था। ये उत्तर दे रहे हैं हम आपका इस आंसर का कि क्यों हम इसको एमपी में नहीं पढ़ेंगे। एक लाइन लिखी होती कि साहब ऋग्वैदिक काल के एविडेंस हमें एमपी में नहीं मिले, नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म हो जाती। पर इतना आसान तरीके से चीज़ें नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि जब मेंस पढ़ना है, ये पूरा प्री कम मेंस बैच है और आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होना जरूरी है। तो लिखा है कि यहाँ के आर्यों का निवास स्थान सतसेंदव प्रदेश में है। सतसेंदव प्रदेश कहाँ है, पहले इसको स्पष्ट करें, और क्यों एमपी में नहीं पढ़ते पहले डायग्राम से स्पष्ट कर लें। आप देखते हैं यहाँ 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर श्रेणियाँ हैं। ज्योग्राफी क्लास हमारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। यहाँ एक राकास ताल है, मानसरोवर है, यहीं एक राकास ताल है, यहीं आपका एक चेमा युंगडोंग ग्लेशियर भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ये सिंधु नदी आपकी इस तरीके से गई। कौन सी रिवर है साहब जी, सिंधु रिवर है। सतसेंदव प्रदेश जो हमने कहा है तो 7 नदियों का प्रदेश सिंधु नदी है जी। अब सिंधु नदी हो गई। एक नदी जम्मू एंड कश्मीर के बैरीनाग से निकलती है, इसका नाम आपका झेलम है, तो हम यहाँ GH कर दे रहे हैं। झेलम के बाद आपके एक रिवर और निकलती है हिमाचल प्रदेश से, उसका नाम है आपका झेलम हो गया, इसका चिनाब निकलती है। तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं इसको, तो आपको यहाँ या इस तरीके से ये निकली। फिर रावी निकली यहीं से, ये सारी इसमें मिलती जा रही हैं। एक सतलज आई यहाँ से और एक ब्यास और निकली, यानी 3 नदियां आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं, ये ब्यास से नीचे वाली
BS कर दे रहा है ब्यास की जगह, इसको सी चिनाब कर दे रहा है, झेलम चिनाब, इसको रावी कर दे रहा है। ठीक है, ये आई है और सारी मिल गई है यहाँ। अब ये आगे बढ़कर यहाँ साहब कैसे मिल जाएंगी, पठानकोट सिंधु नदी में मिल जाएंगी चीज़ें। ये आपकी जो निकली है राकास्ताल से, ये सतलज है। ठीक है, ब्यास नदी आपकी भारत में ही मिलती है, वो पाकिस्तान नहीं आती है। तो ये आपने कितनी रिवर देख ली यहाँ, 5 1 6 रिवर देख ली। एक रिवर और आप देखेंगे यहाँ जो अब विलुप्त हो चुकी है, इसको हम सरस्वती नदी बोलते हैं। इस तरीके से ये 7 नदियां आपकी जो हो गई यहीं तक आर मध्य एशिया से जब प्रवेश करते हैं और तो वो यही क्षेत्र में निवास करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको ये चीज? ठीक है, और इसी क्षेत्र में वो निवास करते हैं। तो जब वो निवास करेंगे तो उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? अच्छा, एक चीज और देख ले आप। ये तो हो गया, हमने आपको किनका क्षेत्र बता दिया, भौगोलिक स्थिति ऋग वैदिक काल की बता दी। अब क्योंकि मध्य प्रदेश कहाँ है अभी आपको स्पष्ट है, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच है। तो यहां जब आप देख रहे हैं कि यहां क्या है, सबूत ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा एमपी तो ये है, ये रहा। तो एमपी ये है, ऋग वैदिक काल का एरिया ये है, तो यहाँ हमें एमपी के एविडेंस या साक्ष्य नहीं मिलेंगे। हुआ स्पष्ट कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब आपको सिंधु जैसा ही स्पष्ट हो गया कि क्यों हम इसको यहाँ नहीं देखते। ये आपका मध्य प्रदेश है। तो यहाँ जब मध्य प्रदेश में इसके कुछ लोग ही नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ इसका हिस्ट्री होना भी संभव नहीं है, तो हम इसको ऋग्वैदिक काल को नहीं यहाँ देखते हैं। बाकी इनके बारे में और देख लें थोड़ा सा, क्योंकि अब टॉपिक आ ही गया है। इनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय है, क्योंकि ये बढ़ते हुए आ रहे हैं और मध्य एशिया से आए हैं, तो इनका पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। और गौण व्यवसाय यानी सेकेंडरी काम ये कृषि का करते हैं। गौण व्यवसाय क्या है इनका? कृषि है। ठीक है, और यहाँ जो अब क्योंकि हम इतना डिटेल नहीं देखते, फिर भी आप क्योंकि हम अभी उत्तर वैदिक काल बताएंगे, थोड़ा सा अंतर जानेंगे। यहाँ जो राजनीतिक इकाई सबसे बड़ी होती है वो होती है आपका जन। यहाँ राजनीतिक इकाई सबसे बड़ी क्या है? जन है। जन क्या है? एक राजनीतिक इकाई है। जन का क्या होता है? एक राजा होता है, यानी कबीले है, समझ लो आप उसको। इसका क्या होगा? राजा होगा। और राजा का पद यहाँ वंशानुगत नहीं है, क्योंकि राजा पर सभा समिति नामक संस्थाओं का भी क्या है? नामक संस्थाओं का अधिकार है, या उसके नियंत्रण में है। नामक संस्थाओं का नियंत्रण है। और यहाँ राजा वंशानुगत नहीं है, राजा को बलि नामक कर मिलता है यहाँ। और बलि नामक कर होता है स्वेच्छा से देना। जिसके पास सब्जी है वो सब्जी दे देगा, जिसके पास दूध दही है वो दूध दही दे देगा। और राजा का यहाँ प्रमुख कार्य क्या है? पशुओं की रक्षा करना। राजा पशुओं के लिए लड़ रहा है, और राजा को उसके बदले बलि नामक कर मिलता है, जो कि स्वेच्छा से कोई अपने मन से जिसके पास जो होता है वो खुशी से राजा को देता है। जिसके पास फल है फल दे रहा है, जिसके पास खेती है वो खेती दे रहा है, जिसके पास जो है वो राजा को यहाँ मिल रहा है। यहाँ लोग पूजा इंद्र की करते हैं, अग्नि की करते हैं, वरुण की करते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा यह इंद्र की देखने को मिलती है। जब हम मेन हिस्ट्री पर होंगे तो उसको बहुत डिटेल से देखेंगे। अभी तो आप ये जाने कि एमपी में हम क्यों नहीं इसको देख रहे हैं। आपको इस मैप से स्पष्ट हो गया है, ये सतसेंधव प्रदेश है। ये जगह जो है जहाँ से निकलता है वो राकास्ताल है। अब हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे, है ना। ये चेमायोंगडोंग ग्लेशियर है जहाँ से ये सिंधु है, सब आपका क्लियर होगा। अभी आप ये देखें कि ये है वो प्रदेश, ये वो प्रदेश है किसका? सतसेंधव यानी ऋग्वैदिक काल का। तो एमपी दूर है। ठीक है, अब आप देखें, अब आते हैं हम बात किसकी? इसको हम यहाँ देखते हैं, किसको? उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल देखने का वजह यह है कि यहाँ से गंगा रिवर निकलती है, और यहाँ से आपकी हो गई यमुना। इस तरीके से ये माने गंगा है, ये यमुना हो गई, और ये नर्मदा है आपकी, ये नर्मदा है। तो यहाँ हमें उल्लेख मिलता है कि अगस्त आर्यों का आगमन जो एमपी में हुआ है वो अगस्त ऋषि के नेतृत्व में नर्मदा पार की है। तो यानी दक्षिणी सीमा भी हमें मिल गई है किसकी? उत्तर वैदिक काल की, कि हाँ यहाँ तक हमें देखने को मिला है। और यहाँ जो अंतिम दिख रहा है गंडक नदी तक, तो ये रेंज भी देखने को मिल गया है। यानी उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं, आर्य हैं, ये
आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब तक आ गए हैं। गंगा यमुना दोआब तक आ गए हैं, गंडक नदी तक जाते हैं पूर्व में, वो दोआब तक आ गए। ठीक है। और दूसरी बात, दक्षिण में नर्मदा नदी सीमा देखने को मिलती है, दक्षिण में नर्मदा नदी पार की है। तो अब ये दो एविडेंस मिल गए हैं, इससे हमें उत्तर वैदिक काल को हम यहाँ देखते हैं, यानी मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल को हम थोड़ा सा समझेंगे। मध्य प्रदेश में कुछ तथ्य हमें मिले हैं, यानी हम इसको यहाँ तो पढ़ेंगे। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाती है सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, जन आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, जनपद बन जाते हैं। यहाँ राजा अब वंशानुगत हो गया है, अब राजा कर मर्जी से ले रहा है, सभा समिति का नियंत्रण खत्म हो गया है। यहाँ इंद्र का स्थान अब आपके प्रजापति और रुद्र ने ले लिया है। तो काफ़ी चीज़ों में यहाँ परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ कृषि होने लगी है, प्रमुख व्यवसाय बदल चुका है, प्रमुख क्या हो गया है यहाँ, प्रमुख कृषि हो चुकी है यहाँ। और गौड़ में क्या हो चुका है, अब गौड़ में पशुपालन हो रहा है। ठीक है ना। तो अब राजा युद्ध कई के लिए लड़ेगा, अब राजा युद्ध जमीन के लिए युद्ध होगा, यानी भूमि के लिए युद्ध होगा, क्योंकि राजा अब टैक्स लेने लगा है, कर लेने लगा है, राजा पर सभा समिति का महत्ता खत्म हो गई है, राजा वंशानुगत हो गया है, कुल मिला के वंशानुगत राजा हो चुका है। तो अब क्योंकि एमपी के कुछ हमें संदर्भ में ध्यान रखना है, तो हम पढ़ेंगे, पर आपको यहाँ स्पष्ट हो गया कि हम सिंधु सभ्यता को क्यों नहीं देखते हैं और क्यों हम ऋग वैदिक काल को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। बाकी अब उत्तर वैदिक काल, यहाँ लोहे का आपको कल ही बताया कि 1000 से 950 BC के बाद लोहा आ चुका है। लोहा आ चुका है तो गहरे लोहे से औजार बने, कृषि के औजार बने, कृषि के औजार बने तो गहरी जुताई हुई, गहरी जुताई हुई तो ज़्यादा खाद्यान्न हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, जिससे अब राजा को अस्त्र शस्त्र बनने में मदद हुई, लोहा आया, कवच आया, अत्याधुनिक आधुनिक हथियार बने। तो अब यहाँ राजशाही या आपको देखने को मिल रहा है। आगे चल के यही काल अब क्या बनने वाला है, कई जनपद आपस में मिलकर महाजनपद बन जाएंगे। तो महाजनपद में दो एविडेंस आपको हैं, चेदी और अवंती, उसको तो हम डिटेल से देखेंगे ही साथ साथ। बस यहाँ में ये बताना था आपको कि ऋग वैदिक काल को हम यहाँ नहीं देखते हैं, सिंधु सभ्यता को नहीं देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो भी तथ्य हमें मिले हैं, जो भी हमें एमपी के संदर्भ में पढ़ना है, आपको उतना ही यहाँ से बताया जाता है। आज हमारा टॉपिक ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को डिफ्रेंशिएट करना नहीं था, पर आपको इतना जानकारी जरूरी थी कि उत्तर वैदिक काल का जो आर्य है वो कहाँ तक बढ़ चुका है, यहाँ तक पहुँच गया है, और दक्षिणी सीमा नर्मदा पार कर चुका है। ठीक है। बाकी मेन हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम ऋग वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक सारे जीवनों पर डिस्कस करेंगे, यहाँ भी उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल हमें आपको भौगोलिक स्थिति ही स्पष्ट करना थी। चलिए अब आप इसको रब करते हैं और हेडिंग डालेंगे उत्तर वैदिक काल, जो भी हमें एमपी के संदर्भ में लिखना है 2-3 पॉइंट, वो हम यहाँ आपको स्पष्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा वैदिक काल के विषय में भी चीज़ें जान ली हैं कि क्या क्या होता है, कहाँ ये लोग थे और क्या इनका मुख्य काम था। तो ऋग वैदिक के लोग पशुपालन ही कर रहे हैं, और जब पशुपालन कर रहे हैं तो भगवान से क्या मांगेंगे, 100 गाय ही मांगेंगे। तो यहाँ इंद्र से वो गाय मांगते हैं, वर्षा मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, और वहाँ जाके प्रजापति और रुद्र उसका स्थान ले लेते हैं। वहाँ अब जमीन की बात आ जाती है, क्योंकि लोहा की खोज हो चुकी है, इसलिए अब लड़ाइयाँ जमीन के लिए होंगी। अब चलिए टॉपिक पे ही रहें। उत्तर वैदिक काल आप हेडिंग डालें, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे यहाँ, उत्तर वैदिक काल। दो क्यों नहीं देखना है, हमने वो स्पष्ट कर दिया आपको। उत्तर वैदिक काल, समय फिर से लिख दे रहे हैं, 1000 BC से 600 BC के मध्य। चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं, हमें जो भी 2-3 पॉइंट इसमें समझना है। पहला तो यही देखेंगे कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली। तो ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है, सबसे प्राचीन वेद वही है। इसकी जानकारी अंतिम 3 वेदों से मिली है। 3 वेद कौन से, हम इसके बाद यजुर्वेद देखते हैं, सामवेद, अथर्ववेद देखते हैं। तो 3 जो लास्ट के आपके वेद हैं उससे जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें ब्राह्मण ग्रंथ से जानकारी मिलती है, आरण्यक से जानकारी मिलती है, उपनिषद से जानकारी मिलती है, और लास्ट में वेदांग से भी हमें इसके संबंध में जानकारी मिलती है कि क्या क्या उत्तर वैदिक काल में चीज़ें घटी हुई। तो वो लिखते हैं यहाँ इसके विषय में जानकारी, इसके विषय में जानकारी
अंतिम तीन वेद, अंतिम तीन वेद या अंतिम तीनों वेदों से हाँ लिख लें आप वो तीन वेदों के नाम। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड के या यज्ञ के संबंध में मंत्र लिखे हुए हैं। और सामवेद इसमें संगीत से संबंधित है, जो कि सारे लगभग मंत्र हैं वो संगीत के, वो सूक्ति मंत्र है वो हमने ऋग्वेद से लिए ही हैं, सामवेद में भी ऋग्वेद से लिए हैं। तो ये संगीत के लिए हुआ, भी मोटा मोटा जाने। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित कर्मकांड की बात लिखी है। अथर्ववेद की बात की जाए तो ये आपका तंत्र मंत्र, कृषि वगैरह के संबंध में, जादू टोना के संबंध। तो इन तीनों वेद से हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इस वेदों को सरलता से समझने के लिए हम ब्राह्मण ग्रंथ के अध्ययन करते हैं, ताकि वेदों को आसानी से समझा जा सके, ठीक है ना। ब्राह्मण ग्रंथ, इतने ब्राह्मण होता है, 70 ब्राह्मण होता है, काफ़ी डिस्कस करेंगे जब हम भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय इतिहास पर होंगे। अगला लिखेंगे आरण्यक। आरण्यक क्या है? आरण्यक का यदि देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जंगल, पर्यायवाची। यानी इसमें भी दार्शनिक और रहस्यात्मक तथ्यों पर ही ज्ञान दिया जाता है, परंतु जंगल में है तो शिष्य को गुरु के पास जाके ही ज्ञान सीखना होता है। यानी ये भी एक टाइप से दार्शनिक रहस्यात्मक टाइप का क्या है, विषय है। तो आरण्यकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है ना। इसके बाद उपनिषद, इसमें भी गूढ़ रहस्यों को समझा जाता है। इनकी संख्या भी 8 होती है और गुरु के पास या गुरु के समीप बैठकर गूढ़ रहस्यों को समझा जाता है। यानी शिष्य जो होता है वो गुरु के समीप बैठता है और उन गूढ़ रहस्यों को समझता है। जब भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे तो इनके सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आखिरी जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है वेदांग से। वेदांग भी वेदों को सरलता से समझने के लिए अध्ययन किया जाता है। वो 6 होते हैं, इनकी संख्या भी कितनी है? 6 है, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी, अंतिम 3 वेद, बाकी तो पर डिटेल बताएंगे तो हम बताएंगे कि यजुर्वेद में जो है गद्य पद्य में लिखा हुआ है, बाकी सब, ठीक है ना। ये एकमात्र ग्रह है, वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। आरण्यक के 7 हैं, उपनिषद 108 हैं, वेदांग 6 हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ जाना कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली, यानी इसको आप सब हेडिंग स्रोत भी डाल सकते थे, तो स्रोत मिल गए आपको, ठीक है। अब हमें यहाँ एमपी के संदर्भ में क्या देखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में ये हो गया है। चलिए अब एमपी के संदर्भ में जो भी हमें 1-2 फैक्ट देखना है वो लिखेंगे इसको। बाकी हमने आपको मैप से इस सारी चीज़ों को जितना एमपी के संदर्भ में आवश्यकता थी बताई है, बाकी आप मेन स्ट्रीम में तो इसको देखेंगे ही, तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक स्लिप हो रहा है। चलिए अगला लिखते हैं आप यहाँ, ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ अनार जातियों का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ अनार जातियों का उल्लेख है, ठीक है। और जिनमें निषादों का उल्लेख विशेष रूप से है, जिसमें निषादों का उल्लेख, जिसमें निषादों का या निषादों का उल्लेख विशेष रूप से है। और इनके बारे में बताया गया है कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल क्षेत्र पर, ऐसा लिखेंगे, जो सतपुड़ा और विंध्याचल प्रदेशों में निवास करते हैं या निवास करते थे, ठीक है। ये जानकारी हमें यहाँ से देखना है। और क्या एक तथ्य देखना है, और देखना है हमें, सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। बाकी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में
नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है, क्योंकि हमें केवल कहा गया है, वो तथ्य देखना है जो एमपी से संबंधित है, बाकी सारे डिटेल नहीं देखते हैं। एक फैक्ट और आप लिखेंगे, आर्यों का आगमन, जो हमने बताया था, आर्यों का आगमन एमपी में कैसे हुआ है। तो महर्षि अगस्त के नेतृत्व में नर्मदा पार की। महर्षि अगस्त के नेतृत्व में नर्मदा पार की। ठीक है, तो यही वो दक्षिणी सीमा बन चुकी थी आपकी। ठीक है, अब आपने यहाँ जितना हमें यहाँ देखना था उत्तर वैदिक काल के संबंध में, हमें यही तथ्य यहाँ समझने थे। अब जो भी अब अगला वीडियो है वो अनुश्रुति आधारित इतिहास है, जिसमें हम प्राचीन वंशों को, प्रमुख राजवंशों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में भी है प्रमुख राजवंशों को। तो यहाँ कुछ राजवंश हैं, जैसे कारुष वंश हुआ, चंद वंश हुआ, है ना, आपका इक्ष्वाकु वंश हुआ, है वंश हुआ। तो इन सारी चीज़ों को, इन जो प्राचीन वंश हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में इनका कहाँ कहाँ क्षेत्र है, कैसे ये वंश आया, पर ये जो सारा इतिहास हम जो अगली क्लास में बताएंगे वो अनुश्रुति आधारित है। कहाँ से सुना हुआ है, पुराणों से या महाकाव्यों से। तो पहले हम पुराणों वाले देख लेंगे, इसके बाद हम महाकाव्य और महाभारत वाले, यानी सारी चीज़ें आपको एमपी के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर देखें वीडियो को, कोई समस्या नहीं। आप जितना हम यहाँ से तथ्य दे रहे हैं आप उतना ही नोट्स बना के याद कर ले रहे हैं, तो आपको प्री में कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में कोई समस्या नहीं है। आप विश्वास बनाए रखें, एक बार आप नोट्स बनाएं, वीडियो को देखें, आपको फ़ायदा होना चालू हो जाएगा। जैसे आज आदि इतिहासिक काल को स्पष्ट किया है, तो आपको देखा कि कितना सही तरीके से उसको स्पष्ट किया है कि क्यों नहीं है। यदि हम सिंधु नहीं पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ऋग वैदिक काल को नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हैं, यानी सारी चीज़ें मैप के द्वारा भी आपको स्पष्ट की गई है। आज के लिए धन्यवाद। कल की क्लास हमारी होगी प्राचीन या प्रमुख राजवंशों के संबंध।